हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का लेसन 9 कार्य, शक्ति और ऊर्जा लेकर के उपस्थित हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए देखने के साथ साथ, और आफ्टर दिस जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछिए, तभी लगेगा कि हमारा जो है मेहनत सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितना सफल हो रहा है। तो आप लोग पूछते रहिए। कार्य क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है और बल लगा करके उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से लगाया गया बल और किया गया विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। फिर से एक बार, कार्य क्या है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु बल के दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार वस्तु पर लगाया गया बल यानी कार्य बराबर वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु बल की दिशा में कितना विस्थापित हुई, यानी कि बल की दिशा में तय की गई दूरी, बल की दिशा में तय की गई दूरी, के गुणनफल को कार्य करते हैं। यानी किसी वस्तु पर जितना बल लगाए और बल की दिशा में वो कितना विस्थापित हुई, उन दोनों के गुणनफल को कार्य करते हैं। यानी कि W = F × S, W गुणा Fs, ये इसका कार्य का फार्मूला होता है। दूसरी चीज, यदि हमारा बल किसी एंगल पे लग रहा है, यदि हमारा बल किसी एंगल पे लग रहा है, थीटा डिग्री, सपोज करो मान लीजिए कि थीटा डिग्री कोण पे हमारा बल लग रहा है, तो जब हमारा बल थीटा डिग्री कोण पर बल की दिशा में यदि कोई वस्तु विस्थापित होती है, तो उस समय कार्य बराबर हो जाएगा F गुणा S गुणा cos थीटा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। यानी कि यह कंडीशन कब लागू होगा? जब हमारा बल जो है किसी एंगल को दर्शाता है, किसी एंगल को दर्शाएगा, उस कंडीशन में W = Fs cos थीटा होगा। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब कुछ नियम है इसके। एक जूल में कितना अर्ग होता है, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग, 1 जूल में कितना अर्ग होगा? तो 1 जूल में 10⁷, 10⁷ यानी कि 10⁷ अर्ग होगा 1 जूल में। तो इस तरह से हम कार्य का ये फार्मूला है W = Fs। यदि कोई एंगल पे न लगा हो तो, और W = Fs cos थीटा जब थीटा डिग्री के एंगल पे लगा हो तो। अब इस पे एक सवाल देखिए, सवाल कैसे लगते हैं इसका कार्य का। तो सवाल ये है कि 3.7 मीटर की ऊंचाई से, मान लीजिए कोई ये ऊंचाई है 3.7 मीटर की ऊंचाई से 36.3 न्यूटन, 36.3 न्यूटन। तो न्यूटन क्या हो गया? बल। F का मान दे दिया और ये हो गया S, ऊंचाई का मान हो गया 3.7। वस्तु को उठाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? इतने न्यूटन का बल लगा करके किसी वस्तु को 3.7 मीटर ऊंचा उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी F गुणा S। तो ये हो जाएगा 36.3 × 3.7
और जब इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 134.31 और कार्य का मात्रक जूल। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। तो इस तरह से इतना कार्य हमें करना पड़ेगा, इतने न्यूटन के बल पर इतना मीटर उठाने के लिए। ये सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 2 का रहा है, दूसरा सवाल ध्यान से आप लोग पढ़िए। दूसरा सवाल है कि 10 किलोग्राम मीटर कार्य करने के लिए, अब इसमें देखिए 10 किलोग्राम मीटर, तो 1 किलोग्राम मीटर बराबर 1 जूल होता है। 1 किलोग्राम मीटर बराबर 1 जूल, यानी तो यह ले रहा है 10 किलोग्राम मीटर यानी कि 10 जूल। तो ये जूल हो गया। जूल किसका मात्रक है? कार्य का, यानी कि W बराबर, ये आपका W बराबर 10 किलोग्राम या 10 जूल मिल गया हमें। कार्य करने के लिए 1 किलोग्राम बल का प्रयोग करके बल दे दिया F = 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बल का प्रयोग करके प्रयोग किया जाता है। तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन कितना होगा? S कितना होगा? तो हम रखेंगे W = F गुणे S और S = W बटा में F। W दिया है 10, F दिया है 1 = 10। अब 10 क्या? तो क्या है? किलोग्राम मीटर, यानी तो S दूरी का मात्रा क्या होगा? मीटर। तो 10 मीटर जो है कार्य किया जाएगा। तो इस तरह से हम सवाल आसान तरीके से लगा लेंगे, इससे ज़्यादा कठिन सवाल इसमें नहीं आएंगे। दूसरा देखिए, शक्ति क्या होती है? कार्य हो गया। अब देखिए शक्ति, शक्ति किसे कहते हैं या शक्ति क्या होता है? शक्ति तो शक्ति के संबंध में हम ये कहेंगे, किसी मशीन के कार्य करने की दर, कोई भी मशीन है XYZ, तो उस मशीन के कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? शक्ति कहते हैं। या हम अपना भी मान लीजिए शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो किसी मशीन के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर होता है कृत कार्य, यानी कि मशीन के द्वारा किया गया कार्य, और वह कार्य कितना समय में किया गया है, कितने समय में किया गया है। तो यानी कि कार्य बटा समय बराबर शक्ति होता है। कार्य बटा समय बराबर शक्ति होता है। ये समय हमेशा जो है सेकंड में होंगे, समय हमेशा किसमें होगा? सेकंड में होगा। तो इस तरह से शक्ति बराबर कार्य बटा में समय। इसको लिखेंगे P पावर = W कार्य बटा में T टाइम। P = W/T। अब W क्या होता है? कार्य बराबर, तो इसको और हम लिख सकते हैं कार्य बराबर F गुणे S बटा में T। ये भी हम लिख सकते हैं F गुणे S बटा में T। तो और S/T क्या होता है? अभी आपने देखा ना S/T क्या होगा? इसको हम FV भी लिख सकते हैं ना, FV, क्योंकि S/T = V होता है और W = F गुणे S होता है। तो यहाँ से फार्मूला हम निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला भी अपना सकते हैं कार्य के लिए, तो शक्ति के लिए। अब देखिए शक्ति की इकाई क्या होती है? तो शक्ति का मात्रक हमेशा वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। 1 वाट बराबर 1 जूल बटा में 1 समय। लिखेंगे वाट बराबर जूल बटा में सेकंड। कार्य का मात्रक क्या है?
जूल है, समय का मात्रक क्या है सेकेंड, और शक्ति का मात्रक वाट, तो वाट बराबर जूल बटा में सेकेंड, यहाँ से बनता है ये। अब 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होगा। 1 किलोवाट बराबर कितना होगा 1000 वाट होगा, सॉरी डब्ल्यू होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर 1 MV। 1 मेगावाट बराबर कितना होगा, किलोवाट है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10 to the power 6 वाट, 10 to the power 6 वाट। तो ये फार्मूला है और ये मानक है इसका, तो इसको याद रखेंगे कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कहीं अगर आता है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब इंजन की अश्व शक्ति क्या होती है, इंजन की अश्व शक्ति, ये अब शक्ति पढ़ रहे हैं तो उसी में हम इसको पढ़ लेते हैं। इंजन की अश्व शक्ति क्या होती है, इंजन की अश्व शक्ति हार्स पावर जिसको बोलते हैं। तो इंजन की अश्व शक्ति होती है कि किसी इंजन के सिलेंडर में या किसी मशीन में उत्पन्न की गई संपूर्ण शक्ति को प्रकटित अश्व शक्ति करते हैं। किसी इंजन के सिलेंडर में या किसी मशीन में उत्पन्न की गई संपूर्ण शक्ति को अश्व शक्ति हार्स पावर कहते हैं। हार्स पावर होता है कि प्रकटित अश्व शक्ति HP मीट्रिक प्रणाली में होता है। अब देखिए यांत्रिक दक्षता, यांत्रिक दक्षता क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक दक्षता, यांत्रिक दक्षता क्या है, ब्रेक हार्स पावर तथा प्रकटित हार्स पावर के अनुपात। देखिए यांत्रिक दक्षता इक्वल टू ब्रेक हार्स पावर, ब्रेक हार्स पावर, हार्स मतलब हाँ बोला, ब्रेक हार्स पावर बटा में प्रकटित हार्स पावर, प्रकटित हार्स पावर। ब्रेक हार्स पावर बटा में प्रकटित हार्स पावर के अनुपात को यांत्रिक दक्षता कहते हैं। सामान्यतः यांत्रिक दक्षता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः यांत्रिक दक्षता को किसमें प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिशत में। इसको हमेशा किसमें बदलेंगे, प्रतिशत में चेंज करेंगे। यानी कि यांत्रिक दक्षता N ईटा होता है, यांत्रिक दक्षता N की तरह बनता है, इक्वल टू आउटपुट बटा में इनपुट। ब्रेक हार्स पावर मतलब आउटपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई क्या 100। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से वो आएगा आपका यांत्रिक दक्षता बराबर आउटपुट बटा में इनपुट मल्टीप्लाई 100, या इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे BHP बटा में LHP। BHP ब्रेक हार्स पावर बटा में LHP, LHP सॉरी L नहीं IHP, प्रकटित है ना IHP और मल्टीप्लाई 100, ये होता है, ये होता है यांत्रिक दक्षता
n% बराबर आउटपुट बटा में इनपुट मल्टीप्लाई 100। अब लास्ट देखिए ऊर्जा। लास्ट क्या है? एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? तो हम सब लोग जानते हैं कि ऊर्जा जो है पावर, ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कितना हमारे में पावर है कि हम किसी कार्य को कितनी देर से कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, यह हमारा पावर होता है, क्षमता होता है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसकी इकाई कार्य की इकाई के समान होती है, यानी कि ऊर्जा की इकाई भी क्या होगी? जूल होगी। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा? जूल होगा। व्यवहारिक रूप से ऊर्जा इकाई कई प्रकार की होती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा आदि प्रकार की ऊर्जाएं होती है, जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा कभी कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है और नहीं कोई बना सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा का ये ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा एक प्रकार से क्या है? अदृश्य राशि है, जो दिखाई नहीं देती है, अदृश्य है। इसे दूसरे रूप में प्रकट किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, नहीं नष्ट की जा सकती है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ऊर्जा की परिभाषा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक कार्य के मात्रक के समान होता है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, नहीं नष्ट की जा सकती है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। अब ऊर्जा के प्रकार, तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है। देखिए ऊर्जा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। दूसरा स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, के इससे दर्शाते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण विद्यमान ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित रहती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा जैसे बहता हुआ जल, चलती हुई हवा, दौड़ती हुई वाष्प, घूमता हुआ पहिया आदि, जैसे वाहन भी है, वाहन में भी गतिज ऊर्जा होती है। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। 1/2 mv², जहाँ m द्रव्यमान है और v चाल है, वेग है। m द्रव्यमान और v वेग। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है।
कहीं कहीं पे काइनेटिक एनर्जी बराबर के ई बराबर इसका भी मान ले लिया जाता है 1/2 mv² बटा में जी। जी क्या होती है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। जी का मान जो है गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। जी गुरुत्वीय त्वरण होता ही। अब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तो किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे भूतल से ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु ओवरहेड टैंक में पानी या दबाई गई गैस, घड़ी की लिफ्टी या स्प्रिंग आदि में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा Pe, स्थितिज ऊर्जा Pe इक्वल टू mgh, m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है? ऊंचाई है। तो इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा यदि किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू mgh यानी कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई होता है। अब इसमें कुछ सवाल होंगे, सवाल को हम कल सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक और फार्मूला देख लीजिए, प्रतिरोध। प्रतिरोधी बल क्या होता है? प्रतिरोधी बल प्रतिरोध बल यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसे रोकने के लिए एक बल लगाया जाता है जो कि वह कुछ दूरी पर जाकर के रुक सके। यदि कोई वस्तु गतिमान है उसे रोकने के लिए बल F लगाया जाता है तथा वह s दूरी पर जाकर के रुकती है। उस कंडीशन में निरपेक्ष इकाई में उत्पन्न हुआ प्रतिरोधी बल गुणे दूरी बराबर गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि F गुणे S इक्वल टू 1/2 mv²। क्योंकि कोई वस्तु गतिमान है तो उस पर हम कोई F प्रतिरोधी बल लगाएंगे तो वह कुछ दूर ही जाकर के रुकेगा, ऑन द स्पॉट नहीं हो पाएगा। तो लगाया गया बल गुणे तय की गई दूरी बराबर गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। यानी F गुणे S बराबर 1/2 mv²। तो प्रतिरोधी बल F इक्वल टू 1/2 mv² बटा में S। ये हमारा हुआ प्रतिरोधी बल। या इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/2 mv² बटा में गुरुत्वीय त्वरण गुणे S, क्योंकि अगर गुरुत्वीय त्वरण का उस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए F इक्वल टू 1/2 mv² बटा में G गुणे S, GS। तो इस तरह से आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कल इस पे होमवर्क करेंगे।